Hi guys, in today's class we will see the electrocardiogram, and in the previous class we have discussed about events of cardiac cycle in detail. Now let's start without wasting time. हम लोग जितना ECG को हार्ड समझते हैं उतना हार्ड होता नहीं है. आप लोग सब लोग पिक्चर या सीरियल या मूवी जो भी देखते ही होंगे, उसमें आप लोग कोई पिक्चर में देखे होंगे कि एक इंसान है जो कोमा में चला जाता है या वो बीमार होता है, तो कंप्यूटर लगा, जहाँ वो एडमिट होता है वहाँ पे एक कंप्यूटर लगा रहता है जिसमें इस तरह की वेव्स ऐसे चलती रहती हैं और ये शो किया रहता है. वही है ECG. इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिकल वर्ड्स से कुछ संबंधित है, कार्डियो यानी हार्ट से संबंधित, ग्राफ यानी ग्राफ जो बनता है. तो अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं. बहुत आसान है, बस ध्यान से देखते रहिए. टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ओवर द ग्राफ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती रहती है उसको ग्राफ पे रिकॉर्ड करना ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है. यानी हम ये सब जानते हैं कि हमने पहले लेक्चर में बताया है कि ऐसे नोड से इम्पल्स इनिशिएट होता है. ऐसे नोड से इनिशिएट होने के बाद इम्पल्स कहाँ जाता है? AV नोड में. AV नोड के बाद कहाँ जाता है? AV बंडल में यानी बंडल ऑफ हिज में. उसके बाद AV बंडल से या बंडल ऑफ हिज से कहाँ जाता है इम्पल्स? परकिंजे फाइबर्स में. परकिंजे फाइबर से कहाँ जाता है? वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स में. तो जो ये चीज़ें हो रही हैं हार्ट में, उसी चीज़ को हम लोग ग्राफ पे बनाते हैं. इसी चीज़ को हम लोग जब ग्राफ पे बनाते हैं तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कार्डियक मसल्स इज रिकॉर्डेड ओवर द ग्राफ पेपर. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में कार्डियक मसल्स की जो पोटेंशियल डिफरेंस होती है उसको ही ग्राफ पेपर पे रिकॉर्ड किया जाता है. पहला ECG किसने रिकॉर्ड किया था? वेलर ने किया था. ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है, बट नॉलेज होनी चाहिए कि पहला ECG किसने रिकॉर्ड किया था. दूसरा क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट, कौन से इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है रिकॉर्ड किया जाता है? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ पेपर पे रिकॉर्ड किया जाता है. फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज इंथोवेन. ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के फादर कौन हैं, तो इंथोवेन है. ये है. अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं. ऐसे ही बना रहता है, साउंड आता है पी करके, तो वही है. P वेव, Q वेव, R वेव, S वेव, T वेव. हम जानते हैं कि जब हार्ट इनिशिएट होती है, ऐसे नोड एक्टिवेट, ऐसे नोड ऑटोमेटिक है, मायोजेनिक है, यानी हार्ट में इंट्रिंसिक प्रोसेस होती है जो अपने आप होती है. ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं हार्ट तुम ब्लड को पंप करो तो हार्ट ब्लड पंप करेगी, नहीं, वो अपने आप करती रहती है. तो हार्ट इंट्रिंसिक एक्टिविटी खुद करती है, इसलिए हार्ट को मायोजेनिक कहा जाता है. तो जब हार्ट में ऐसे नोड इम्पल्स भेजती है, इम्पल्स का इनिशिएशन करती है, इम्पल्स की शुरुआत करती है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है. जैसे P वेव, इसे P वेव कहते हैं. ऐसे P वेव होती है. ये क्या है? P वेव जो है एक्टिवेशन ऑफ ऐसे नोड, यानी ऐसे नोड क्या हो गई है? एक्टिवेट हो गई है. यानी क्या होगा? आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, और आर्टरिया की कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं? आर्टिकुलर सिस्टोल कहते हैं. क्या कहते हैं? आर्टिकुलर सिस्टोल कहते हैं. ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि पहले आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर आर्टरिया से ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में जाता है, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर आर्टरिया रिलैक्स हो जाती है, कैस्पिड वॉल खुलती हैं. जब आर्टरिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में जाता है तो कैस्पिड वॉल खुलती हैं. ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं. अगर नहीं आप लोग लेक्चर देखे हैं तो एक बार उसको देख लेंगे तो आराम से ये लेक्चर समझ में आएगा. नहीं देखें तो भी समझ में आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. तो P वेव क्या है? P वेव किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्टिवेशन ऑफ ऐसे नोड को रिप्रेजेंट करता है, या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया भी कह सकते हैं.
कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग डीपोलराइजेशन भी कहते हैं। अगर आर्ट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उसे आर्टिकुलर सिस्टोल या डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया कहते हैं। ये देखिए हमने लिख लिया। पी वेव जो है एक्टिवेशन ऑफ एस ए नोड को रिप्रेजेंट करती है। एक्टिवेशन ऑफ एस ए नोड को कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया भी कहते हैं। यानी एस ए नोड एक्टिवेट हुई तो आर्ट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होगा। आर्ट्रिया में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसे आर्टिकुलर सिस्टोल कहा जाता है या डीपोलराइजेशन, आर्टिकुलर सिस्टोल या डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया। डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया। इसके बाद वेव्स कहाँ जाती हैं? पी से क्यू आर एस। ये क्यू आर एस वेव क्या है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल की पोजीशन है। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ से एस ए नोड से जब इम्पल्स इनिशिएट होता है, जाता है, तो कहाँ जाता है? ए वी नोड में। तो यानी क्यू आर एस जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्यू आर एस रिप्रेजेंट करता है ए वी नोड को। इम्पल्स स्प्रेड ऑफ इम्पल्स अप टू ए वी नोड या ए वी बंडल। ए वी नोड को हम लोग ए वी बंडल भी कहते हैं, ठीक है। और ए वी बंडल से कहाँ जाता है, या ए वी बंडल से इम्पल्स कहाँ जाता है? ए वी बंडल से इम्पल्स परकिंजे फाइबर जाता है, ए वी नोड से ए वी बंडल, यानी ए वी बंडल को हम लोग बंडल ऑफ हिज भी कहते हैं। बंडल ऑफ हिज से कहाँ जाता है? परकिंजे फाइबर जाता है। और जब परकिंजे फाइबर जाता है तो क्या होता है? परकिंजे फाइबर में जब इम्पल्स जाता है तो वेंट्रिकल्स क्या हो जाती है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। वेंट्रिकल्स क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। यानी क्यू आर एस जो वेव्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल रिप्रेजेंट करती हैं। या इसको क्या कह सकते हैं? डीपोलराइजेशन, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स या डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब हम लोग टी वेव के बारे में पढ़ते हैं। ये हमको दिख रही है टी वेव, कुछ ऐसी है। ये टी वेव जो होती है रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी जब ब्लड जो है बॉडी में या पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, डॉर्सल एरोटा या पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जो है लंग्स या बॉडी में चला जाता है, तो क्या होती हैं? वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो जाती हैं। वेंट्रिकल्स रिलैक्स होती है तो उसे रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स कहते हैं या वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहते हैं। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, हमने पहले भी बता दिया है। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन होता है। तो पी वेव एस ए नोड की इनिशिएशन को या आर्टिकुलर सिस्टोल को रिप्रेजेंट करती हैं। क्यू आर एस वेव वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं और टी वेव वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो हमने एक चीज़ नहीं बताया, क्या? कि ईसीजी में आरिकुलर्स डायस्टोल नहीं होते, यानी ऑरिकल्स रिलैक्सेशन का कोई भी वेव हमें नहीं मिलता है। ये रही क्यू आर एस वेव, स्प्रेड इम्पल्स अप टू ए वी नोड। पहले क्यू आर एस वेव ए वी नोड को इम्पल्स भेजेगी, ए वी नोड से ए वी बंडल में, ए वी बंडल या बंडल ऑफ हिज में, और ए वी बंडल से किस में भेजती है? परकिंजे फाइबर में। जब परकिंजे फाइबर में इम्पल्स जाता है तो क्या होता है? उसकी वॉल में वेंट्रिकल्स की वॉल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग वेंट्रिकुलर सिस्टोल या डीपोलराइजेशन यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं। उसके बाद हम लोग टी वेव के बारे में देखते हैं। टी वेव क्या था? रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी वेंट्रिकल्स क्या हो गई? रिलैक्स हो गई। उसमें क्या हुआ? जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उसका सारा ब्लड चला गया। ब्लड जाने की वजह से उसमें प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम होने की वजह से वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगी। तो रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को हम लोग रीपोलराइजेशन कहते हैं। डीपोलराइजेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन का रीपोलराइजेशन, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी कहते हैं। क्यू आर एस टी वेव्स जो हैं वो सारी वेव्स, क्यू आर एस टी वेव्स जो हैं वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, और पी वेव
ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। एक बार हम लोग फिर से उस फिगर को देखते हैं। ये पी आर सेगमेंट है। पी आर सेगमेंट जो है यहाँ से शुरू हुआ, पी आर सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑरिकल ऐसे नोड का इनिशिएशन, यानी ऑरिकल्स में सिस्टोलिक पोजीशन आना, ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना। क्यू आर एस टी वेव्स जो होती हैं डायस्टोलिक, यानी क्यू आर एस टी जो वेव्स हैं ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। क्यू आर एस टी वेव्स जो हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, जिसमें से टी वेव जो है वो किस को रिप्रेजेंट करती है? रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक ईसीजी 3 लीड्स अराइजेस फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट। जो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें 3 लीड्स होती हैं, ठीक है। पहली लीड जो है, जब इंसान का ईसीजी रिकॉर्ड करने के लिए उसमें लीड्स लगाई जाती हैं तो कहाँ कहाँ लगाई जाती हैं, ये बहुत बार पूछा गया है। तो एक लीड जो है वो कनेक्ट की जाती है राइट ब्रेस्ट में, यानी दाहिने कलाई में, और दूसरी जो लीड है वो लेफ्ट ब्रेस्ट में कनेक्ट की जाती है, और एक लीड जो है वो लेफ्ट एंकल में कनेक्ट की जाती है। इस तरह से 3 लीड्स होती हैं और तीनों लीड्स को इस तरह से कनेक्ट करके ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है। जब एंड ऑफ टी वेव हो जाती है, टी वेव खत्म हो जाती है, तो क्या होता है? सिस्टोल का कॉन्ट्रैक्शन का एंड हो जाता है, यानी टी वेव, द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल, यानी टी वेव जो है सिस्टोल पोजीशन को मार्क करती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन के एंड को बताती है। बाय काउंटिंग क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस, क्यू आर एस वेव को अगर हम काउंट करें तो उससे हमें क्या मिलता है? एक गिवन टाइम में अगर हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को काउंट करें तो उससे क्या होता है? हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल की हार्ट बीट को, हम लोग हार्ट बीट की रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्यू आर एस वेव को काउंट किसी एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड में अगर हम काउंट करें तो हम किसी भी इंडिविजुअल की हार्ट बीट की रेट को कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे और जो भी डिसीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोग लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में बात करेंगे। थैंक्स गाइस।